एंजल ब्रोकिंग के फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ और उनसे लेंगे राय। मयूरेश, क्या आप भी थोड़े सरप्राइज है कि इतनी अच्छी पॉलिसी, इतना अच्छा आउटलुक आने के बाद भी बैंक शेयर चल नहीं रहे हैं? आफ्टरनून अनिल जी, आई थिंक कहीं ना कहीं एक 25 बिप्स का जो कट कल आया था, मार्केट्स ने लार्ज एक्सटेंट तक फैक्टर इन कर लिया था। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक द स्ट्रीट एटलीस्ट वाज नॉट सरप्राइज्ड विद अ 25 बिप्स कट। अगेन आई थिंक जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और जैसे एक ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन की, जो टारगेटिंग आरबीआई करने वाली है, थोड़े सा अपसाइड रिस्क बिल्कुल बचते हैं, बट अगेन दैट लीव्स अ स्कोप फॉर वन मोर 25 बिप्स कट इन द नेक्स्ट फ्यू पॉलिसीज, अगले 2 पॉलिसीज में हमारे ओपिनियन में। तो लार्जली आई थिंक मार्केट्स फैक्टर करके चल रहा है कि और एक 25 बिप्स का रेट कट एटलीस्ट आना चाहिए अगले 2 पॉलिसीज में, एंड दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट आल्सो स्टार्टेड गेटिंग फैक्टरिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बैंक स्टॉक्स विल नाउ डिपेंड ऑन देयर Q2 परफॉर्मेंस, कि Q2 के नतीजे कैसे आते हैं। अगर नतीजे बेहतर रहते हैं उम्मीद से, तो मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टॉक्स विल अगेन गेट री-रेटेड, क्योंकि टू अ लार्ज एक्सटेंट अगेन द स्ट्रीट विल फैक्टर इन कि जो एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स हैं दैट विल स्टार्ट गेटिंग ओवर इन दिस क्वार्टर एंड द नेक्स्ट। ओके, चलिए बाजार पे इस वक्त अगर हम देखें तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मिड कैप्स बहुत मजबूत हैं और सेंसेक्स और निफ्टी अपनी दिशा में चल रहे हैं, मिड कैप अपनी दिशा में चल रहे हैं। आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है श्री पुष्कर केमिकल का। इस हफ्ते अब तक करीब 37-38% की तेज़ी और आज यहाँ पर 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मयूरेश, क्या आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं? प्रदीप जी, आफ्टरनून। स्टॉक को ट्रैक तो नहीं करते इंडिविजुअली, लेकिन ये स्पेस अगर हम देखें कि एक अच्छे एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो हो रही है ओवर द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आई थिंक जो कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ है टॉप लाइन बॉटम लाइन पे बरकरार रहेगी फॉर 2 की रीजंस। पहला रीजन तो ये है कि जो चाइना में एनवायरमेंटल कंसर्न्स हमने उभरते हुए देखे थे, आई थिंक दैट विल स्टिल कंटिन्यू, जिसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट बेनिफिशियल टर्म्स में इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को होता है। और दूसरा आई थिंक जो नीज सप्लाइंग इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज नॉट गेटिंग रेप्लिकेटेड। सो आई थिंक जो प्राइसिंग प्रेशर्स एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ देयर नीश प्लेस, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली नॉट कम इनटू देयर बैलेंस शीट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइसिंग पावर की वजह से स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एफिशिएंसीज और इनपुट कॉस्ट जो बिनाइन रह चुके हैं, और इसका क्लियर कट ट्रिकल डाउन इफेक्ट बॉटम लाइन पे आएगा। जैसे आपने कहा कि आप इस स्टॉक को ट्रैक करते नहीं है, तो आप जो ट्रैक करते हो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहेंगे वो बताएं, क्योंकि देखिए कनोरिया केमिकल भी एक स्टॉक है, 18% ऊपर है और इसमें 2 महीने में शायद इतना वॉल्यूम नहीं होगा जितना आज होगा। हेमंत, प्रदीप माफी कीजिएगा, यहाँ पर सिंपल सिस्टम ये है कि जिस कंपनी के पीछे केमिकल लगा हुआ हूँ, हाँ, शारदा क्रॉपकेम देख लीजिए, हाँ, नया 52 वीक हाई है। अल्केमिस्ट 10%, HOCL 8%, इंडिया ग्लाइकोल 6%, फिलिप्स कार्बन 7%, मतलब सारे केमिकल वाले शेयर क्या दौड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल। और मयूरेश, इंसिडेंटली कल ही एक फंड मैनेजर से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में, जो करीब 25 साल से ऊपर का है, केमिकल स्टॉक्स पे ये वैल्यूएशन कभी नहीं देखे। मैंने कहा ये सिंगल डिजिट देखने के आदी थे और आज यहाँ पर आपको ऐसे SRF, हाँ है तो, हाँ केमिकल ही है बेसिकली, गैसेज। SRF तो कई सारे फंड्स के पोर्टफोलियो में। तो यस, लार्जली आई थिंक जैसे मैं आई मीन अगेन जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक ये स्पेस शायद अंडरवैल्यूड थी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, लेकिन जैसे कंपटीशन बाहर गई है, स्पेसिफिकली ऑन द बिगेस्ट प्लेयर चाइना, जो एक्सपोर्ट भी करता था और जो आई थिंक प्रोवाइड भी करता था केमिकल्स इंटरनली, तो मुझे लगता है आई थिंक दैट इज क्रिएटेड फर्दर इम्पेटस जो एक अर्निंग्स मोमेंटम स्टॉक्स के लिए। जहां तक स्टॉक्स का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक SRF, नवीन फ्लोरिन, आई थिंक इन्वेस्टर्स बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। क्लियर डिस्क्लेमर, आई थिंक वी माइट बी होल्डिंग दी स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो। एंड अगेन आई थिंक वैल्यूएशंस की आप जैसे बात कर रहे थे, आई थिंक वैल्यूएशंस आर लुकिंग ऑन द हायर साइड, बट अगेन आई थिंक अगर अर्निंग स्ट्रांग रहती है तो आई थिंक वैल्यूएशंस का जो ये प्रीमियम है शायद ये भी सस्टेन होता है ये स्टॉक्स के लिए। ओके, तो नवीन फ्लोरिन वो स्टॉक है जो मयूरेश इस सेक्टर में चल रहे हैं। ये है एक और स्टॉक आज कोपरान बड़ी तेजी दिखा रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, ये भी फार्मा स्पेस से है, फार्मा और केमिकल दोनों ही बनाती है जहाँ तक मेरा आइडिया। जी हाँ, कोपरान एक और कंपनी है फार्मा स्पेस, 16-17% मजबूत दिख रहा है ये स्टॉक भी। अच्छी तेजी इस स्टॉक में होती दिख रही है। तो ये छोटे छोटे शेयरों में आज बड़ा उछाल है, और उछाल भी क्या ज़बरदस्त है। कनौरिया केमिकल्स आप देखिए, 18% भाग चुका है। चलिए एक और स्टॉक जो वायदा कारोबार में बड़ा एक्शन दिखा रहा है, सुमित से पूछता हूँ, कावेरी सीड्स। सुमित, क्या हो रहा है इस स्टॉक में? बड़े दिनों बाद आज 400 के पार निकला, ये इतना बड़ा उछाल, क्या एक्शन है?
हाँ, कुछ गड़बड़ तो है अनिल जी स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक ने सडनली पूरा मंदी के मूव को एकदम एंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है और 200 डे में भी आज इसने क्रॉस कर दिया है, जबकि ये काउंटर मंदी वाला काउंटर है, इसमें हमेशा हमको सेल ही देखने को मिला है। अब बट आज का मूव देखते हुए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद एक बार ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है और ये 405 406 का जो लेवल चल रहा है 6% ऊपर है यहाँ पे, ये यहाँ से करीब करीब 25 रुपए का मूव दिखा सकता है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर बिल्कुल आज तेजी करनी चाहिए और इनफैक्ट अगले 2 से 4 दिनों तक ये स्टॉक में तेजी में रहना चाहिए। 390 या 385 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में 440 450 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बहुत टाइम के बाद ये स्टॉक के अंदर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बार इस स्टॉक के अंदर अगर लोग यहाँ पे काम करेंगे तो कुछ अच्छा पैसा बनना चाहिए स्टॉक के अंदर। 385 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 440 450 का टारगेट बांध के चले 3 से 4 दिन के लिए। ओके अच्छा, एक स्टॉक जो मैं देख रहा था, एक स्टॉक ने एक ग्रुप एक्चुअली, और वो है टाटा। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए, अभी हम जिक्र कर रहे थे टाटा ग्लोबल का 8% ऊपर है, टाटा कम्युनिकेशन 6% ऊपर है और टाटा केमिकल 3% ऊपर है। ये तीनों स्टॉक ऐसे जो टाटा ग्रुप के सबसे ठंडे स्टॉक है, एक्शन दिखता ही नहीं है कभी। आज तीनों एक साथ एक्शन में, क्योंकि जनरली वो टीसीएस टाटा स्टील के बाहर ही लोग निकल नहीं पाते हैं, लेकिन आज इन तीनों ही शेयरों में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। सुस्त हैं लेकिन दौड़ लगा रहे हैं। मयूरेश, फंडामेंटली इनमें से तीनों में क्या पसंद है आपको, या तीनों ही? नहीं, अगेन अनिल जी, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अंडर वैल्यूड हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक लाइक टाटा ग्लोबल, आई थिंक ट्रिगर पॉइंट्स यही उम्मीद कर रहा है मार्केट कि उसके जो की एसोसिएशन हैं स्टारबक्स के साथ, पेप्सिको के साथ, उसके नंबर्स का अगर खुलासा हो जाए तो एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एज वेल एज दी EBITDA परफॉर्मेंस। दूसरी बात, आई थिंक टाटा केमिकल्स और टाटा कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात रही है, आई थिंक द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप क्वाइट शार्पली ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स और एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि आई थिंक टाटा केमिकल के केस में फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर बिजनेस में अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, देव आल्सो गॉट सब्सिडरीज रैलिस और मेटाहेलिक्स, जिससे आई थिंक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे। पर आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक्स कैन मूव इवन हायर। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आई विल बी लिटिल बिट कॉशियस ये ग्रुप पे। आई थिंक आई विल स्टिल प्रेफर ये ग्रुप का अगर करना ही हो तो ऑटो शेयर्स लाइक अ टाटा मोटर्स और अ टाटा मोटर्स DVR। ओके, इंटरेस्टिंगली टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने हाल में जो एनालिस्ट को जानकारी दी कि चाय की कंजम्पशन दुनिया में कम हो रही है, तो वो भारतीय बाजारों पे फोकस करना चाहते हैं और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से हम ये खरीदारी देख रहे हैं। तो इंडियन मार्केट पे फोकस करने की वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है या फिर सब्सिडरीज की वजह से बढ़ा है, जैसे कि बेवरेज कह रहे हैं, या फिर अच्छी वैल्यू वाले स्टॉक्स है ही नहीं? तो आप टाटा कम्युनिकेशन में देख रहे हैं कि एक लैंड वैल्यू है, इम्प्लाइड ऑप्शन है, किसी दिन काम आएगा, और ऐसे यहाँ भी लग रहा है टाटा ग्लोबल में। टाटा ग्लोबल में एक्चुअली मुझे तो कई बार सरप्राइज होता है कि ये शेयर उन भाव पे क्यों नहीं जिन पे होना चाहिए। क्या नहीं है इसमें? स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर है, चाय कॉफ़ी का बेहतरीन बिजनेस है, वर्ल्ड में टॉप 3 ब्रांड्स में से इनके पास है। तो इस अब यही है कि क्योंकि चाय की डिमांड नहीं है, अब कॉफ़ी लेना है तो फिर टाटा कॉफ़ी क्यों ना लें, होल्डिंग कंपनी क्यों लें। लेकिन यहाँ पर जो स्टारबक्स वाला है, जिस दिन स्टारबक्स को अलग किया जाएगा और उसकी अलग से सेपरेट वैल्यू अनलॉकिंग लिस्टिंग वाला मामला होगा, तब टाटा ग्लोबल के लिए अच्छा वक्त होगा। लेकिन फिलहाल बाजार वैल्यू ढूंढ रहा है और वैल्यू इस वक्त टाटा ग्लोबल बेवरेज में शायद दिख रही है। शामिल करते हैं हमारे एक और एक्सपर्ट को, रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ के आशु मदान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशु सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पॉलिसी के बाद बाजार थोड़े ठंडे ही होते दिख रहे हैं, उतना मज़ा आया नहीं जितना कल भी तेज़ी होनी चाहिए। आज भी खुले मजबूत लेकिन फिर गिर गए। ग्लोबल मार्केट्स का असर है या फिर हमें सब पता था पॉलिसी में क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था अनिल जी। आप अगर स्ट्रीट डिवाइडेड थी लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ भी नहीं होगा। सो क्वार्टर बेसिस पॉइंट डेफिनेटली प्राइस्ड इन नहीं था, बट उसके बावजूद भी एक जो तेजी बननी चाहिए थी डेफिनेटली नहीं बनी है। इसका कारण आई थिंक इस वक्त तो जो जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल मार्केट्स हैं और कोई रीजन नहीं है। अगर आप अपनी मार्केट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी मार्केट में अभी भी कोई ऐसा रीजन है या टेक्निकली ऐसी सिचुएशन है कि अपने वेट पे मार्केट में कोई गिरावट आए। आई थिंक हम अभी पुराने जो थर्सडे की एक्सपायरी थी उस डर से ही नहीं उभर पाए, जो कि एक बहुत हेल्दी साइन है इस मार्केट को पकड़े रखने के लिए या एक ऊपर जाने के लिए। जबकि उस फॉल का रीजन आई थिंक वो थर्सडे की जगह फ्राइडे या वेडनेसडे को होता वो सर्जिकल स्ट्राइक, तो मुझे लगता है कि शायद 25% मूवमेंट या उस गिरावट होती। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी प्रेशर जो हमने उस गिरावट देखा, लेकिन उस गिरावट ने डर इतना डाल दिया
सबको कि कहीं ना कहीं, तो उस चक्कर में मार्केट इस वक्त अंडर ओन्ड है। तो अंडर ओन्ड मीन्स कि मुझे कोई ऐसी बड़ी गिरावट या कोई ऐसी वो नहीं दिखती। यस, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से या जो कंसर्न्स कुछ ना कुछ चल रहे हैं, कभी ना कभी वो इफेक्ट भी करते हैं मार्केट को, करेंगे भी। उसके चलते आई थिंक वो जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा म्यूटेड रहा है। बाइस डेफिनेटली पॉजिटिव है, बायर डिप्स है, चांसेस हैं कि हम ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें देखें, जो एक बहुत हेल्दी साइन है कि इंडेक्स से हट के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप स्क्रीन देखें तो जो मार्केट सुबह ओपनिंग से नीचे 40 या 50 पॉइंट नीचे आया, तो अगर आप स्टॉक देखें तो एक ढूंढना पड़ता था कि कौन से स्टॉक की वजह से मार्केट नीचे घट रही है, ऐसा कौन से 3 स्टॉक्स हैं, और जब स्टॉक्स देखो तो कोई गिरावट नजर नहीं आती। तो ये बहुत ही हेल्दी साइन है मार्केट के अंदर। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में मोमेंटम बना रहेगा। किसी भी नेगेटिव न्यूज की वजह से अगर कोई डिप आए तो एवरी डिप हैज टू बी बॉट एज ऑफ नाउ। ओके, चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे निफ्टी पर 3 एक्सपर्ट्स की कॉल। तीन बजने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, हम आपको 3 बजे बताते हैं निफ्टी कॉल। लेकिन इस वक्त में आइए एक स्टॉक पे नजर डाल लेते हैं, और वो है टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का, जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त नए हाईज बनते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम अगर आप देखें करीब 1.5 हफ्ते का वॉल्यूम हो चुका है। इस पर आशु क्या आपकी नजर है, कोई कॉल देंगे? यस प्रदीप, ये 3 दिन से हमारी टेक्निकल मोमेंटम कॉल है, और मुझे लगता है कि इंस्पाइट ऑफ दिस रन अप इस स्टॉक को अगर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए लेके छोड़ दे तो आई थिंक इसमें एक री रेटिंग पॉसिबल है। सो इन स्पाइट ऑफ दिस रन वी आर पॉजिटिव एंड वी स्टिल होल्ड पॉजिटिव व्यू कि इसमें और भी फॉलो अप बाइंग आ सकती है। बट इस बाइंग के बाद जरूर हो सकता है कि एक डल कंसोलिडेशन फेज आए, जो कि इसमें कई बार आता है। बट आई थिंक इस बार ऐसा नहीं है कि वापस जो एक जर्नी है ब्रेक होके जो इंटरमीडिएट टॉप बनता बन जाएगा। मुझे लगता है कि इट विल मूव टू नेक्स्ट हाई, तो डेफिनेटली इसको होल्ड रखना चाहिए, और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर कितने 3.5 लाख शेयर्स लिए हैं राकेश जी की कंपनी ने? हाँ, 4.25 लाख शेयर, 4.25 लाख शेयर, और उसके बाद 1.25 करोड़ शेयर आज मार्केट में ट्रेड हो चुके हैं। तो ये खास बात ये जो आशु कह रहे हैं ना, उस बात पे गौर करना चाहिए क्या, कि ये पहले ऐसा था कि उछाल में बिकवाली करके निकल जाओ, अब लोगों का मूड बदल गया। देखिए, खाली एक बड़े इन्वेस्टर के आने से कंपनी के बारे में लोगों का मूड कैसे चेंज हो जाता है। वही कंपनी है, बुक वैल्यू से 50% नीचे ट्रेड करती थी, कल 20% का सर्किट लगाया तो बुक वैल्यू के आसपास आई। अब 90-100 रुपये के टारगेट आ रहे हैं कि कम से कम बुक वैल्यू से 1.5 गुना, तो भले सरकारी कंपनी है, क्योंकि दूसरी इतनी एनबीएफसी है कि बुक वैल्यू से 2.5, 3, 4 गुना तक ट्रेड करी, तो इसका 1.5 गुना भी हो तो भाव 100 रुपये हो जाता है। ये फ़र्क पड़ता है बड़े इन्वेस्टर के आने से। देखिए किस तरह से माहौल बनता है। लेकिन माहौल बनाते हैं हम निफ्टी पर। 3 बज चुके हैं और आपके लिए निफ्टी पर कॉल्स। हमारे पहले एक्सपर्ट सरविंद्र श्रीवास्तव का कॉल आपके सामने रख दूं। क्या कह रहे हैं वो? शॉर्ट कीजिए निफ्टी 8,851, ये स्टॉप लॉस का लेवल 0.6। क्या जबरदस्त लेवल दिया है, कैसे कैलकुलेट किया होगा? 8,851.6, इस पर लगाइए स्टॉप लॉस, शॉर्ट कीजिए 8,600, 8,580 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये पहली कॉल आपके लिए आती हुई। इसके अलावा हमारे अगले एक्सपर्ट नितिन मुरार का एसएमसी ग्लोबल के सेल कॉल दे रहे हैं निफ्टी पे। स्टॉप लॉस 8,790 पे, टारगेट 8,670। 2 से 3 दिनों के लिए ये कॉल उन्होंने दी है। निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर, इन्होंने भी एक बाई कॉल दी है निफ्टी पे। स्टॉप लॉस 8,725, टारगेट 8,820 के। 1 से 2 दिनों में ये टारगेट आने की उम्मीद कर रहे हैं। और हमारे साथ अब powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले जुड़ चुके हैं। संदीप, आपकी कॉल। आफ्टरनून प्रदीप, मैं बाय करना चाहूंगा 8730 अक्टूबर फ्यूचर्स के लेवल्स होंगे स्टॉप लॉस के, और मेरा टारगेट होगा 2 या 3 दिन का व्यू लेकर 8910। ओके, तो यहाँ पर 8910 के लेवल पर नजर है, यानी काफी ऊपर के टारगेट्स फिलहाल संदीप जी ने तो सुबह से तेजी रख रखी है, और जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा नहीं तब तक तो तेजी में रहेंगे। और अच्छी बात है, अभी भी कोई ऐसी खास कमजोरी हुई नहीं है। लोगों को भले ही लग रहा हो, लेकिन निफ्टी कम कितना है, 15 पॉइंट ही तो नीचे, कौन सा ज़्यादा लंबा चौड़ा टूटा है। और आज मैं वही देख रहा था, सुबह तो 8,730 के आसपास निफ्टी में सपोर्ट दिया था। जी हाँ, आज का लो देखिए 8,730 का, ये तो कल के लोज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो प्रदीप, एक आपके चार्ट्स के हिसाब से रेड कैंडल तो बनी होगी, है ना, लेकिन उतनी गंदी नहीं। लेकिन आज के कैंडल की अगर आप बात करें तो सबसे बुरी बात यही है कि शुरुआती खुला हुआ टॉप बन गया, हाई देख लिया, तो जब भी ऐसा होता है उसके बाद फिर ज़्यादा लेने की हिम्मत बनती नहीं है। लेकिन तो संकेत कल के लिए भी खराब, फिर फिलहाल तो खराब ही है। चलिए, तो 8,700 आ जाए
तो ज़्यादा बढ़िया, वहाँ पर मौका बनेगा खरीदारी करने का। और वो हम सुबह बात करिए यही कर रहे थे कि देखिए ये बाज़ार ऐसा है ना, आराम से चलेगा, दोनों तरफ के ट्रेडर्स को मौका देगा, जिसका जिस तरफ कन्विक्शन हो उसको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के मौके आज साफ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं, ट्रेडिंग के भी और इन्वेस्टमेंट के भी, वो तमाम दिख रहे हैं टायर स्टॉक्स में। आशु, पसंद है क्या आपको ये MRF जो दौड़ लगा रहा है, 54,000 पे पहुँच गया, सीएट देखिए, अपोलो देखिए, जेके टायर देखिए, कहीं कोई रफ्तार में कमी है नहीं। लोग मजे लेकर ये बात करते हैं कि गाड़ी एक बिकती, टायर 5 बिकते हैं, इसलिए टायर में इतनी तेजी। तो बताइए अब कौन सा टायर स्टॉक खरीदा जाए? अनिल जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर आप बाजार में टायर लेने जाते हैं, जो अच्छी कंपनी का टायर है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि आप ढूंढते हैं कि आप नोन सर्कल में जाएं जहां पे डुप्लीकेट ना मिले और ओरिजिनल चीज़ मिले। सो आई थिंक इन लाइन विद दिस व्यू, MRF फॉर लॉन्ग टर्म, इवन इफ इट इज 54,000, किसी भी एंगल से मुझे अभी भी एक्सपेंसिव नहीं लगता। होल्ड रखना चाहिए, फ्रेश बाइंग भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसे स्टॉक को लेने के बाद स्क्रीन से हटा देना चाहिए। एंड बाकी स्टॉक की जिससे बात की, जो एक मीडियम टर्म के लिए मुझे सीएट अच्छा लगता है। दो हमने लास्ट एक्सपायरी में इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, एक अच्छी अपमूव भी आई थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जनरली एक टेंडेंसी होती है सबकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेने की जब प्रॉफिट आता है। बट मुझे लगता है कि सीएट में अभी भी ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग के दोनों की जान बाकी है, और किसी भी डिप में या करंट प्राइस पे भी लिया जा सकता है। अनिल जी, अब ये देखना है कि अगर नेक्स्ट अप मूव आता है या अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है तो शायद निफ्टी एक दायरे में रहे या एक स्ट्रेंथ देता रहे, लेकिन स्टॉक्स किस सेक्टर्स में हमें वो करना है। सो आई थिंक टायर सेक्टर इज करंटली डेफिनेटली फेवरेट, लेड बाय MRF एंड सीएट। ये आपने जो एक बात कही बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे शेयरों को लेकर इन्हें स्क्रीन से हटा देना चाहिए। मैं तो समझ गया, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए समझाइए इसका मतलब क्या है, क्यों शेयर को लेके स्क्रीन से हटा देना चाहिए? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर लेते हैं या कोई अच्छा स्टॉक लेते हैं, हम पूरी स्टडी से कन्विक्शन से लेते हैं, लेकिन थोड़े से प्रॉफिट में वो बुक हो जाता है। अभी हाल ही में मैं अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, करीबन 2 साल पहले जब मानेसर में स्ट्राइक थी तो 1400 रुपए का मारुति था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम कोई बहुत ही करेजियस मूव थी 1400 लेने में, लेकिन जब 2200 या 2300 में वो आया तब एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई कि इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है और इसको होल्ड करना चाहिए। आज उसका रेट देखिए विद इन 1.5 ईयर, लेकिन शायद 300 या 400 रुपए के प्रॉफिट में एक टेम्पटेशन हो जाती है, क्योंकि हम वो बकेट्स नहीं रख पाते। क्योंकि अगर आज मैं मार्केट में एक्टिव हूं तो मुझे लगता है कि हमें एक डिसिप्लिन की वजह से तरह से एक 1/3 कॉर्पस इन्वेस्टिंग के लिए होना चाहिए, 1/3 ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए, और शायद 1/3 एक जो सेफ रिटर्न के लिए हम बात करते हैं कि 8 से 10-15% की रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करके मेरे को आ जाए, वो चाहे वो ऑप्शन ट्रेड हो या किसी में। लेकिन जब हम एक्टिव होते हैं मार्केट के अंदर तो आई थिंक वो तीनों मर्ज हो जाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है कि जो ट्रेडिंग लॉस होता है वो लाइक यू सेलिंग द हाउस, सिल्वर ऑफ द हाउस, उसमें एक अच्छा स्टॉक जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो बिक जाता है। सो आई थिंक दैट इज द फिनोमिना व्हिच वन हैज टू रियली कंट्रोल, और उसमें अच्छे स्टॉक को लेके बिल्कुल भूलना पड़ेगा कि ये स्टॉक मेरे रूटीन मार्केट के लिए नहीं है, तभी वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में बना रह पाएगा आपके पास। अदरवाइज वो किसी भी ट्रेडिंग अपमूव से या किसी ट्रेडिंग लॉस से या किसी टेम्पटेशन से वो बिक जाता है। ओके, टायर स्टॉक्स के साथ ही चलने वाला एक शेयर है नोसिल का, और यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो ये अच्छी तेजी दिखाने के बाद आज थोड़ा सा करेक्शन के मोड में है। संदीप, क्या आपको लगता है कि मौका दे रहा है? किस लेवल पर आप एंट्री लेंगे? प्रदीप, हम ये स्टॉक में बाय मोड में है, लेकिन हमने काफी नीचे लिया हुआ है 65-66 में, तो उस हिसाब से हम 68 के स्टॉप लॉस से खड़े रहेंगे। तो हाँ बिल्कुल, अगर 72-73 तक आता है तो लिया जा सकता है। मेरा 85-90 का टारगेट है, लेकिन ये कुछ हफ्तों से 1-2 महीने का टारगेट है, ये शॉर्ट टर्म कुछ दिनों का व्यू नहीं है। तो ये है खरीदें, लेकिन बेहतर थोड़ा और करेक्ट हो जाने दें, उसके बाद आराम से लेंगे। चलिए, ट्रेडर्स डिमांड, यानी कि दर्शक जो सवाल पूछना चाहते हैं वो जवाब दे रहे हैं। आज मानव चोपड़ा ने दी है आपके लिए राय कुछ शेयरों पर। अदानी ट्रांसमिशन आज का स्टार परफॉर्मर, अब भी 7% ऊपर है। बड़ी खबरें पॉजिटिव आती हुई दिख रही है, और मानव चोपड़ा ने कहा कि अभी भी खरीदिए 40 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 52 रुपये का लक्ष्य। ग्रेन्यूल्स, ये एक और स्टॉक है फार्मा स्पेस का, वायदा कारोबार में भी इसे भी खरीदने की राय दी है। मानव कह रहे हैं कि 117 के स्टॉप लॉस से ग्रेन्यूल्स में कीजिए खरीदारी, और 135 का आपका होना चाहिए लक्ष्य। ये एक स्टॉक आपके लिए। आप भी अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। 7045220000, ये है हमारा नंबर, नोट कर लें आप हमें, इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं। बिल्कुल।
और एक इंटरेस्टिंग थीम आशु आज जो और नज़र आ रही है वो है होल्डिंग कंपनीज़ की। आप बजाज होल्डिंग, टाटा इन्वेस्टमेंट, ऐसी कंपनियां देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें, जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि टाटा कम्युनिकेशन में भी चूंकि उसकी एक लेटेंट वैल्यू है तो इसकी वजह से खरीदारी हो रही है शायद। क्या अब ऐसा लग रहा है आपको कि ये एक इंटरेस्टिंग मौका है कि आप इम्प्लाइड वैल्यू ढूंढें, होल्डिंग कंपनीज ढूंढें, क्योंकि बाकी का बाजार या जिन कंपनी में इनकी होल्डिंग है वो तो बहुत महंगे हो चुके हैं? ये सर्टेनली प्रदीप, आई थिंक ये एक थीम जरूर उभर के आ सकता है, लेकिन उसमें फायदा उसी को होगा जो कि अर्ली कैचर होगा इस थीम का। क्योंकि जनरली देखते हैं कि जब वो थीम मैच्योर हो जाता है तो उसमें फिर शायद हमें उसमें वो रिटर्न नहीं मिलती, या जब मार्केट करेक्ट होती है तो क्योंकि वो लास्ट थीम होता है। ऐसे थीम जब हम ढूंढते हैं तो तब होते हैं, जैसे आपने बिल्कुल बोला कि स्टॉक शायद बहुत महंगे हो गए हैं, तो अब वो क्या होता है कि व्हेन यू हैव दैट फीलिंग कि मेरी बस मिस हो गई है शायद, तो मैं ढूंढता हूँ नए थीम्स को। डेफिनेटली वो थीम्स, लेकिन अगर वो अर्ली थीम्स को कैच कर लिया जाए तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन अगर वो फैग एंड पे या एंड पे कैच हो कहीं ना कहीं, जिसपे मार्केट टॉप पे सिग्नल देता है, तो वहां पे उनमें करेक्शन भी सबसे ज्यादा होती है। सो आई थिंक अभी मुझे ये होल्डिंग कंपनीज है, डेफिनेटली जो थीम है पॉजिटिव लगता है। हैविंग सेड दैट, टाटा कम्युनिकेशन के लिए मुझे उतनी कन्विक्शन नहीं है। बीच बीच में कई बार इसमें स्पाइक आता है, कई बार यही जिस थ्योरी पे आप बात कर रहे हैं, इस थ्योरी की वजह से इसमें एक अच्छा मूव बनने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उसके बाद हमने देखा है कि प्राइस में डेंट आ जाता है और वो एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता। सो आई थिंक, और प्रदीप, मैं ये बोलता हूं कि सब स्टॉक्स में पार्टिसिपेट भी नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज कुछ स्टॉक्स मिस हो गए हैं तो अब ये नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें स्पाइक नजर आएगी, बट नॉट एवरीथिंग कैन बी ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन। ये है राय इस वक्त आपके लिए। चलिए, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, बजाज होल्डिंग, ये तमाम शेयर है जिन्हें हम होल्डिंग कंपनी मानते हैं, जनरली डिस्काउंट प्रति। कभी कभी ये शेयर जो चलते हैं डर भी लगता है एक्चुअली। ये हमेशा फैग एंड पे चलता है। हाँ, क्योंकि ये ना, तो वो लोगों को कुछ तो खरीदना है। अब जो नहीं खरीदा वही ढूंढते हैं कि क्या नहीं चला है। जो नहीं चला है उसके पीछे कारण होता है। जनरली होल्डिंग कंपनी के पीछे कारण ये होता है कि इनकी वैल्यू तो है, लेकिन वैल्यू कब सामने आएगी वो पता नहीं, तो इसलिए वो डिस्काउंट पर चलते हैं। और ये डिस्काउंट टिपिकली 40 से 80% की रेंज में चलता है, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू उससे कई बार तो 40% ही रह जाते हैं। कई बार बहुत तेज़ी का मार्केट हुआ तो 80% के आसपास आ जाते हैं। तो जब ये बड़ी तेज़ी से चलने लगते हैं तो लोग जस्टिफाई करते हैं कि हम क्यों तेज़ी कर रहे हैं, क्यों ये शेयर खरीदते हैं, इससे डर लगता है। तो होल्डिंग कंपनी में एक ध्यान रखिएगा, होल्डिंग कंपनियों में सिर्फ और सिर्फ वही शेयर खरीदिएगा जो ग्रुप बेहद स्ट्रॉन्ग है। ढीले ढाले ग्रुप की भी बहुत सारी होल्डिंग कंपनियां लिस्टेड होती है जिनके नाम है ना तेजी के दिनों में ही सुनने को मिलते हैं, बाद में 2-3 साल तक कभी कोई अता पता नहीं चलता इनका। बिल्कुल, तो अच्छे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी पे नजर डालें तो बेहतर होगा और सोच समझ कर ही आप निवेश करें। एक और थीम हमने टाटा ग्लोबल पे ज़रूर बात की थी, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही आप देखिए अगर आज तो मैक्लोड रसल में भी काफ़ी तेज़ी है, बॉम्बे बर्मा और पूरा का पूरा चाय कंपनियों का सेगमेंट अच्छी तेज़ी में है। मयूरेश, कहीं आप अच्छी वैल्यूएशन देख रहे हैं, खरीदना चाहेंगे? नहीं, अगेन प्रदीप, आई थिंक कमोडिटाइज बिजनेस है और कैसे इसकी रियलाइजेशंस होती है, आई थिंक काफ़ी डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर होता है। दूसरा, आई थिंक जो कोर परफॉर्मेंस होता है, आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द एंड डिमांड। तीसरा, आई थिंक जो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं इनके लिए, आई थिंक क्योंकि अगर हम चाय की बात करें तो आई थिंक कीनिया, श्रीलंका, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ब्लैक टी, तो इनकी जो रियलाइजेशन वैल्यूएशंस होती हैं इनको भी देखना बहुत जरूरी होता है। सो बिकॉज ऑफ द कमोडिटी नेचर ऑफ बिजनेस, आई थिंक मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा ये सारी कंपनियों से। चाय कॉफ़ी खरीदे नहीं, ये राय है इस वक्त मयूरेश की। मीडिया स्टॉक्स खरीदे जाएं क्या आशु सर, जरा बताइए। एडलैब्स, जागरण प्रकाशन, बालाजी टेली, ये 2 दिन पहले तो ये सब भागे थे बड़े वाले, जी नेटवर्क 18, TV 18 वगैरह सारे, सन टीवी। अब आज भाग रही हैं एडलैब्स, जागरण, बालाजी टेली। आपको कुछ पसंद है मीडिया में? आई थिंक इसमें सिर्फ एक डीबी कॉप है जो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है। दो आई एम नॉट ए ग्रेट फैन ऑफ दिस मीडिया सेक्टर, क्योंकि ऑनेस्टली अनिल जी, इसमें भी पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है राइट टाइम पे, और जितना भी हमने मूव्स देखे हैं वो किसी ना किसी जो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ज़्यादा होती हैं, इसमें फंडामेंटल रीज़न कम होते हैं। तो उसके चलते आई थिंक मुझे ये डीबी कॉप एक स्टॉक है जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है और स्टेबल लगता है कंपेयर टू रेस्ट। पक्का है ना सर ये मीडिया स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा? और ये कौन से आप प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कर रहे हैं?
नहीं अनिल जी, पक्का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बार पैसा बना भी है। मैंने इसलिए कैवेट लगाया कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट फैन नहीं हूं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो जो कंट्रोल होता है जिन स्टॉक्स में, जिसमें ऐसे लगता है, जिसमें हमें लगता है कि मेरा कंट्रोल या कन्विक्शन ज्यादा है, वो मीडिया कभी कभी हमारे को कंफ्यूज कर देता है। सो उस रीजन से चलिए, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत लोग करते रहते हैं, बाजार के कंट्रोल में तो आना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर आज लोग जाते जाते पोजीशन बना रहे हैं, यानी BTST, STBT कॉल्स की बारी आने वाली है, पर उसके पहले आपको बताते हैं कि दरअसल कहां पोजीशन बन रही है। मार्केट एयरलाइंस पर नजर रखिए, क्योंकि यहां पर तकरीबन 5 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है पिछले कुछ मिनटों में और 4% का एक जोरदार उछाल आया है। दिन के हाईज पे मार्केटर पहुंचता हुआ अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा था यहाँ पे। संदीप, इसके बाद अब एक बेस बन रहा है, लगता है कि आप लेंगे? प्रदीप, एक ट्रेडिंग बेट तो है, 50 के ऊपर कन्विंसिंगली रहेगा तो थोड़ी सी अपसाइड है, 54, 55, 10% ट्रेडिंग अपसाइड तक की मैं बात करूंगा। तो एज अ ट्रेड यस, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 47.50, टारगेट ऑफ 54.50। ओके, तो ये लेवल्स जहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक और स्टॉक है रेडिको खैतान, ये भी देखिए यहाँ भी BTST की तरह पोजीशन बन रही है, शायद करीब 4% का उछाल। वॉल्यूम देखिए, करीब 6-7 लाख शेयर्स पिछले कुछ मिनटों में ट्रेड हुए हैं और दिन के हाइस पर यह भी पहुंच गया। संदीप, इस पे क्या कहेंगे? प्रदीप, रेडिको में भी पैटर्न पॉजिटिव है, लेकिन लेने का ये निकल गया है। वो 110 से 140 आई थिंक 3 या 4 दिन में आया है, तो किसी ने लिया है तो 130 के स्टॉप लॉस से खड़े रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 145। फ्रेश बाइंग में इतना मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। फ्रेश खरीदारी न करें, लिया है तो रुकें, ये राय है आपके लिए रेडिको खैतान। और ये भी एक ऐसी स्पेस है जो बड़ी तेजी में रही है पिछले कुछ दिनों में। मैकडोवेल, यूनाइटेड ब्रूरीज, ये सारे स्टॉक्स, और इंतज़ार लोगों को यही है केरल में से कब शराबबंदी हटेगी, और वो हटी तो फिर मामला थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये एक बड़ा ट्रिगर होगा जिसका इंतज़ार होगा। कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स आज कमज़ोर होते दिख रहे हैं। मसलन अजंता फार्मा बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ गिरा है, 16-17% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कमजोरी 1.5% के आसपास की हुई है। टेलीकॉम स्टॉक सुबह मजबूत दिख रहे थे, खासतौर से आइडिया जैसे स्टॉक, लेकिन ये वही है कि उछाल में बिकवाली वाला मामला है। जैसे ही बढ़ते हैं कुछ कमजोरी आती है। फार्मा, मिड कैप फार्मा की जो बात कर रहा था, आप देखिए स्ट्राइड्स शासन, ये 1.5% कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कमज़ोर है। 3:15 बज गई है और वक्त है BTST का। बाय टुडे सेल टुमारो, या सेल टुडे बाय टुमारो STBT। देख लेते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आज आपके लिए अभी पोजीशन बनाने का वक्त है, ताकि कल सुबह आप इसे रिवर्स करके कमाएं मुनाफा। नीरव वखारिया ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के, उन्होंने दी है आपको खरीदारी करने की राय, और वो है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स का फ्यूचर खरीदिए, 568 का लक्ष्य रखें, 554 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी। और हिंडाल्को एक और स्टॉक है जहाँ पर अब भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, 154 के स्टॉप लॉस के साथ, और 163 का लक्ष्य आपके लिए। तो यह है नीरव की कॉल। अगला BTST या STBT क्या आता है, देखिए सर्वेंद्र श्रीवास्तव की ओर से एक और बाई कॉल आ रहा है, और यहाँ पर निफ्टी बैंक फ्यूचर्स पे इन्होंने राय दी है, निफ्टी बैंक पे, और 19,500 के टारगेट, 19,806 ये है लेवल जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला जो स्टॉक इन्होंने चुना है वो है DHFL फ्यूचर्स, यहाँ पर भी बाई कॉल है, 293 के टारगेट, 303 पर स्टॉप लॉस। ओके, ये सेल कॉल है, जाहिर है आप देख सकते हैं कि टारगेट नीचे हैं और स्टॉप लॉस ऊपर है। DHFL पे एक सेल कॉल, STBT कॉल आते हुए फिलहाल सर्वेंद्र की ओर से। सिमी भौमिक, इनकी कॉल भी देख लेते हैं। वेदांता पर इन्होंने बाई कॉल दी है, टारगेट यहाँ 195 और फिर 198 के हैं, स्टॉप लॉस 188 पर लगाने की सलाह आ रही है। वहीं टाटा ग्लोबल पर इन्होंने बाई कॉल दी है 156 और फिर 159 के टारगेट, 149 पर स्टॉप लॉस लगाने की राय। संदीप आगले हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, BTST या STBT? प्रदीप, मेरे दोनों BTST है। मुझे लगता है मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए ये लेवल्स पे। पहला होगा मैक्लॉयड रसेल, जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 177.50 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 187। दूसरा होगा DLF, जिसमें मुझे अगले ये पोजिशनल भी लिया जा सकता है, कल मॉर्निंग में भी गैप से खुलना चाहिए, तो इसमें स्टॉप लॉस होगा 157.50, टारगेट होगा 168। कल मॉर्निंग गैप से क्यों खुलना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है? DLF क्या कोई बड़े
रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज देने के संकेत दे रहा है वागले साहब? अनिल जी, जो मोमेंटम इंडिकेटर जिस तरह से टर्न हुए हैं, मुझे लगता है एक क्रूशियल लेवल पे है 160 का। जैसे ही ये 160 के ऊपर ट्रेड करता है, मुझे लगता है 166 168 तक मूव जल्द आनी चाहिए, जो कल सुबह आएगी, नहीं तो अगले 2 या 3 दिन में आएगी। तो क्लोजिंग एट द डेज हाई है और मोमेंटम इंडिकेटर्स आवरली में ये संकेत दे रहे हैं। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई है। अडानी ट्रांसमिशन और रिलायंस इंफ्रा पर आज नजर है। काफी जबरदस्त मूवमेंट हमने अडानी ट्रांसमिशन में आते हुए देखा है। आज के दिन अगर आप वॉल्यूम देखें, पिछले 2 हफ्ते में जितना वॉल्यूम नहीं हुआ था, आज एक दिन का वॉल्यूम है। अनिल जैसे कुछ देर पहले बता रहे थे कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के साथ एक प्रेजेंटेशन भी चल रही है, तो वहाँ से इंटरेस्ट आने की भी उम्मीद आप रख सकते हैं। और साथ ही जो डील हुई है रिलायंस इंफ्रा के साथ उनके ट्रांसमिशन कारोबार को खरीदने की, इन दोनों स्टॉक्स पे आशु आप क्या कॉल देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स वाकई इंटरेस्टेड होंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद और खरीदारी करेंगे? नहीं प्रदीप, मैं इनको बिल्कुल साइडलाइन से देखना चाहूँगा। कोई ऐसा इसमें कॉल नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है, ना कोई कॉल है। कुछ तो होगा, लेकिन प्रदीप देखिए, आज रोड शोज कौन कर रहा है? एक तो CLSA और दूसरा IDFC। और CLSA की रिपोर्ट आई, उनका टारगेट 55 रुपये का है। प्लस वो क्या कहते हैं कि 3 साल में उन्हें लगता है ये स्टॉक डबल हो जाएगा। तो CLSA की रिपोर्ट इस तरह के छोटे शेयर पर 3 साल में डबल की बात अगर वो करते हैं, और प्लस आज रोड शोज चल रहे, ऊपर से ये खबर रिलायंस इंफ्रा के ट्रांसमिशन कारोबार को, मेरे ख्याल से डील ज़्यादा बड़ी नहीं, शायद 2-1 हज़ार करोड़ की है, लेकिन उसको खरीदने की बात आई। तो अदानी ट्रांसमिशन, एक्चुअली बताऊँ मैं आपको हुआ क्या है, ये गैस के दाम जो कम हुए ना, उसमें सब लोगों का फोकस IGL, महानगर, गेल से नीचे गया नहीं। अदानी ट्रांसमिशन भी तो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करता है, गुजरात में जो गैस है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो वो एक बिजनेस है जिसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। CLSA उसको लेकर बड़ा बुलिश है। चार्ट पर पूछे वागले साहब, बताइए। अनिल जी, अडानी ट्रांसमिशन क्या बात कर रहे हैं ना, व्यू पॉजिटिव है। 44 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है ये 50 तक जाएगा। अभी अब अगर किसी को चांस लेना है तो 41-50 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 47-48, शायद 50 तक भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में। ओके, लेकिन ये आर इंफ्रा जो एक के बाद एक कारोबार बेचते जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि और भी कुछ एसेट बेचने की तैयारी है, रोड प्रोजेक्ट बेचना चाहते हैं, कुछ मुंबई में कारोबार बेचना चाहते हैं। मयूरेश, आर इंफ्रा के शेयर होल्डर्स को इस खबर को कैसे लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? लार्जली प्रदीप जी, आई थिंक ट्रांसमिशन बिजनेस, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, आई थिंक इट्स नॉट अ ह्यूज वैल्यू क्रिएटर, और कहीं ना कहीं अगर ये बिकता भी है एट वॉट एवर वैल्यूएशन विच इज नॉट नोन, आई थिंक बहुत ज्यादा डेट कुछ रिड्यूस होने वाली नहीं है बैलेंस शीट पे। दूसरी बात, आई थिंक मैनेजमेंट ने काफी क्लियर कर दिया है कि जो इनके रोड एसेट्स हैं, ऑपरेशनल एसेट्स, ये पूरे के पूरे वो बेचना चाहते हैं। एंड अगेन आई थिंक द मार्केट वुड लाइक टू आइडियली फाइंड आउट कि एंटरप्राइज वैल्यू पे क्या बेचते हैं ये रोड एसेट्स। और थर्ड, आई थिंक जो रेगुलेटेड बिजनेस है, स्पेशली मुंबई पावर बिजनेस का, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मुझे लगता है आई थिंक वहां से भी क्या वैल्यू आ सकती है जिससे वो डेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो लॉन्गर पिक्चर ऑब्वियसली रिमेन्स द सेम। आई थिंक मार्केट्स अवेटिंग के डेट रिडक्शन प्लान और रोड मैप कैसे होगा, और जो इनके क्लियर कट प्लान है डिफेंस के फोरे के, आई थिंक मार्केट्स को ये भी समझना चाहिए कि आई थिंक ये जो डिफेंस ऑर्डर्स आते हैं ये अपफ्रंट बिल्कुल मिल सकते हैं, बट इनके जो रिटर्न्स आते हैं ये बैक एंडेड होते हैं। तो आई थिंक सारी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू लुकिंग एट अ स्टॉक लाइक रिलायंस इंफ्रा। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आता हुआ। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है रिको ऑटो का, जहां पर नए 52 वीक हाइज बन रहे हैं, हफ्ते भर का वॉल्यूम एक दिन में देखने को मिल रहा है। संदीप, लेना चाहिए? प्रदीप, रिको ऑटो में 165 के ऊपर रहता है, आई थिंक जो रहने वाला है अभी 69 है, 65, 64, 50 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, ब्रेकआउट है क्लियर। मुझे लगता है ये 77, 78 के टारगेट की तरफ की ये फ्लैग पैटर्न से ये ब्रेकआउट है, तो अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये मूव आ सकती है। अभी भी तेजी बन सकती है इन तमाम शेयरों में, ये राह है। आज ये स्टॉक्स थोड़े से ठंडे हुए हैं, NBFCs वाले बाजार के मूड के साथ, थोड़े प्राइवेट बैंक्स भी कमज़ोर हुए, लेकिन एक प्राइवेट बैंक जहां पर मुझे शॉर्ट बनने के संकेत दिख रहे हैं वो है एक्सिस बैंक। 2% एक्सिस बैंक कमज़ोर है, और ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 6-7% की बढ़त है। इसका मतलब शॉर्ट से बंद है। तो अगर वागले साहब, वैसे तो आप बुलिश है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन हेजिंग के लिए आज से कि कल
भाई रात भर में कहीं कोई ख़राब खबर आ जाए और उस लिहाज से निफ्टी या फिर कोई शॉर्ट का भी एक मौका रखना हो तो वो क्या एक्सिस बैंक हो सकता है? अनिल जी बिल्कुल हो सकता है। एक्सिस बैंक मॉर्निंग से जिस लेवल से खुला है वहीं से नीचे आ रहा है और अभी दिन के लोएस्ट स्तर पे क्लोज हो रहा है, तो मुझे ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकेत लगते हैं। 540 के स्टॉप लॉस से अभी 534 का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है ये स्विंग लो जो है 523 इसको टेस्ट करेगा, तो शायद ये ब्रेक करेगा तो ये 510 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनेंशियल्स पे ही अगर आप आज का विनर देखें तो वो दिख रहा है मुझे मैग्मा फिनकॉर्प। 10-11% के आसपास की तेजी है, करीब हफ्ते भर का वॉल्यूम है, नए 52 वीक हाई बनाने के बाद क्लोजिंग की तैयारी है, करीब 1.5 साल के हाईज इनफैक्ट यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। आशु, क्या आपकी नज़र है इस पे? इन दिनों हम देख रहे हैं कि बाजार ने ये तय किया है कि अगर बैंकिंग में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, जैसे रेट कट हुआ कल, तो उसका फ़ायदा NBFCs को ज़्यादा मिलता है बैंकों के मुकाबले। डेफिनेटली है, लेकिन सी इसमें जितना रनअप आ चुका है, फ्रेश रनअप यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये आई थिंक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो मोमेंटम प्ले जरूर बीच बीच में अवेलेबल होता है, मोमेंटम प्ले शायद अभी भी होगा, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि कन्विक्शन ट्रेड है कि इनको लॉन्ग करके, क्योंकि इस सी ऑल सेड एंड डन अनिल जी हम इस वक्त मार्केट 8900 के प्लस माइनस पे हैं और ये टॉप एंड है, जो अभी करंट रेंज हमने देखी है पिछले 2-4 महीने की उसके टॉप एंड पे है। यहाँ से अगर कोई भी स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म ज्यादा कर चुके हैं करेक्ट होंगे तो एक नी जर्क रिएक्शन भी शार्प आ सकता है। सो वन हैज टू कीप दिस इन माइंड। तो ट्रेडिंग अलग चीज है, बट नया स्टॉक ऐसा लेना चाहिए जिसको लेके अगर मार्केट में 200-400 पॉइंट का या 2 से 3%, 4% का करेक्शन भी आ जाए तो मुझे कोई ऐसा जिटरी फीलिंग नहीं है और मैं उसको होल्ड कर सकता हूं। सो उस ब्रैकेट में आने के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो माई सेंस इज दैट कि ये वल्नरेबल है। सो आई वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल बाइंग एट दीज लेवल्स, लेकिन इन लाइन विद बैंक्स में भी अभी आपने देखा प्राइवेट बैंक्स में पार्टिसिपेशन कम हो चुकी है, कुछ बैंक्स करेक्ट भी हो रहे हैं। सो यू नेवर नो कि अगर जरा सा भी कोई रिएक्शन आता है तो शायद इनमें हमें एक शार्प रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। दो द सिग्नल्स आर नॉट देयर राइट नाउ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट टू शॉर्ट, बट फ्रेश लॉन्ग भी यहाँ से लेना कोई बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि रिस्क रिवॉर्ड इज टू फेवरेबल। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं, लेने के लिए इंतजार करें, लेकिन आज क्लोजिंग इतनी बढ़िया नहीं हो रही, एक्चुअली दिन के लो पॉइंट की तरफ हो रही है, थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए 8735 के आसपास के कल के लोज थे, अब हम गिरते गिरते उन्हीं लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि स्टॉक्स आप देखोगे तो कहीं कोई ऐसा लगेगा नहीं कि कोई कमजोरी का माहौल है। सर्वेंद्र, सीमेंट शेयर थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, दिग्गजों में अल्ट्राटेक और मिड कैप्स में इंडिया सीमेंट, दोनों ही बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज। कल के लिए खरीदा जाए इन दोनों में से किसी एक को? नहीं, बिल्कुल आई थिंक इंडिया सीमेंट एक स्लाइटली स्ट्रॉन्गर सेटअप और स्ट्रॉन्गर चार्ट लग रहा है। अगर एक से 2 दिन के लिए अगर देखें, अगर ट्रेड करना है तो बिल्कुल आई थिंक इंडिया सीमेंट में एक 163-164 के ट्रेडिंग टारगेट्स अगर ध्यान में लेके चलें तो अराउंड 154 के स्टॉप लॉस या 154 के नीचे के स्टॉप लॉस से ट्रेड बनता है और करना चाहिए। बट इस मार्केट में आई थिंक लॉन्ग साइड ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन से ज़्यादा इस समय खेलने में समझदारी नहीं है, बिकॉज जब रिवर्सल्स आएंगे तो नीचे की तरफ काफ़ी शार्प हो सकते हैं। गुजरात सिटी सीमेंट एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक है और इस पर नज़र इसलिए क्योंकि करीब 2.5 लाख शेयर्स का ट्रेड यहाँ पर होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ मिनटों में और 4-4.5% का एक उछाल। अगर वो स्टॉक आप देखें इस वक्त 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप दिन का मूवमेंट देखेंगे तो इस वक्त ये स्पाइक देख पाएंगे। सर्वेंद्र, क्या लगता है चार्ट पे? नहीं, मैं इसको अभी इमीडिएटली इंट्राडे सेटअप्स पे इसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। ओके, क्या मयूरेश आपकी नजर है इस पे? नहीं, फंडामेंटली नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक सीमेंट एज अ स्पेस शुड डू वेल। तो आई थिंक जो मिड कैप काउंटर्स हैं, जेके लक्ष्मी हो जिसकी कैपेसिटी एक्सपेंशंस हो चुकी हैं ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, और जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ते हैं आई थिंक लेवरेज डेफिनेटली बैलेंस शीट पे आता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक्स लाइक जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट अगर कोई होल्ड करता है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आई थिंक द अर्निंग्स मोमेंटम पोस्ट Q2, क्योंकि Q2 के नतीजे थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, बट पोस्ट Q2 आई थिंक द नंबर्स एंड रियलाइजेशंस शुड स्टार्ट शोइंग एन इंप्रूविंग ट्रेंड। सीमेंट कंपनी के नतीजों पर नज़र रखनी होगी आपको, देखते हैं किस तरह का माहौल वहाँ पर बनता है। लेकिन नज़र रखिए कुछ स्टॉक्स जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए, जिनके हाई पॉइंट पर अब टूरिज्म फाइनेंस पहुँचता हुआ दिख रहा है, 13-14% की बढ़त हो गई है, ये नहीं हाई से थोड़ा सा नीचे आया वापस। अदानी ट्रांसमिशन मजबूत है, ऑप्टो सर्किट मजबूत है, कावेरी सीड्स वायदा कारोबार में टॉप गेनर हो गया ये शेयर, ये और
टाटा ग्लोबल दोनों एकदम साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक से अच्छी मजबूती यहाँ पर है। मुक्ता आर्ट्स में जरूर आज मुनाफा वसूली हावी हुई है। ये स्टॉक 6% नीचे आज आपको इस वक्त नजर आएगा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कमजोरी की तरफ है। इसी लिहाज से CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, सर्वेंद्र बता दीजिए अगर इसे शॉर्ट करना हो तो, क्योंकि 3% गिरा हुआ, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज 18%, यानी ये शॉर्ट तो बने दिन के लो पॉइंट पर बंद हो रहा है। बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक ओवरऑल अगर इसके शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सेटअप्स भी देखें तो क्लियरली आई थिंक शॉर्टर टर्म एवरेजेस से और शॉर्टर टर्म जहां पे इसके हर्डल्स या रेजिस्टेंसेस जो हैं 630 640 की रेंज में, वहां से क्लियर ये रिवर्सल है। अब एक आई थिंक क्लियर डाउनसाइड मोमेंटम का जो पिकअप आएगा वो मेरे ख्याल से 600 के ब्रेक पे आएगा। 599 के आसपास के इसके पिछले जो लो हैं वो ब्रेक होंगे, तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म एवरेजेस इसके टेस्ट होने चाहिए, जो कि करीब 587 या आई थिंक 575 576 के आसपास वो लेवल्स हैं। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ से शॉर्ट करें तो एक बार 575 के टारगेट के लिए ट्रेड करें और एक 630 के ऊपर इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखें फ्यूचर्स में। ओके मयूरेश, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के IPO पे कोई कॉल दी है आपने? Angel Broking Research, Pradeep ji, I think the analyst is quite बुलिश, तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और प्राइमरी रीजन यही है, इसका जो कोर बिजनेस है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का जो 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, ये हेल्दी पेस पे ग्रो हो रहा है। 7,800 करोड़ की मार्केट है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9 to 10% डोमेस्टिकली। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल रहा, आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 5 to 6%। इसकी जो दूसरी बिजनेस लाइंस है, सस्पेंशन फॉर एग्जाम्पल विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 24%, वहां पे एक 12 से 14% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं विद अ मार्केट दैट existing at the current juncture at 7,500 crores। EBITDA मार्जिन से कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसका जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है 70-30 है, और जो डिपेंडेंसी थी बजाज ऑटो पे आई थिंक वो कुछ हद तक कम हो गई है। सो दैट इज कम टू अराउंड 38-39% ऑफ द ओवरऑल टू व्हीलर रेवेन्यूज। तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम अ टॉप लाइन परस्पेक्टिव दिस स्टॉक हैज ग्रोन एट अ कंपाउंडेड पेस ऑफ 11 to 12%। बॉटम लाइन पे 18-19% की ग्रोथ की है और ये ग्रोथ शायद सस्टेन हो जाए। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल रहा, it trades at an EPS of around 20-21 odd rupees at a PE of 22, which is comparable with stocks like Minda and Gabriel. But मेरे ख्याल से I think जो एक potential है business का, with debt going down and top line growing at a compounded pace of 10% and valuations being at par with market leaders, मेरे ख्याल से I think the Angel Broking Research team feels that it is a subscribe. ओके, शुक्रिया मयूरेश आपका। आशु आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही संदीप और सर्वेंद्र आपका भी शुक्रिया। और अब बाजार बंद होने